नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। बीजेपी को जो लॉस हुआ लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 11 सीटों का मैराथन बैठक हुई जयपुर में, और उसमें पूरा डिस्कस किया गया कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या कमियां रहीं कि 11 सीटों को बीजेपी हार गई। क्योंकि 25 सीट ले जाने का दावा हम कर रहे थे और बीजेपी आला कमान को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कह रहे थे राजस्थान संगठन के लोग कि 25 की 25 सीट आपकी झोली में दे देंगे, लेकिन सिर्फ 14 दे पाए। अब उसको लेकर मैराथन बैठक जयपुर में हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ सीनियर लीडर बीजेपी के उसमें नहीं आए थे, या तो बुलाए नहीं गए थे या फिर वो खुद नहीं आए थे। जो सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक जो बात सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि मैराथन बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ कि 11 सीट क्यों हारे, जिम्मेदार कौन है। और ज़्यादातर जो जिम्मेदार बताया गया है वो सिटिंग बीजेपी के विधायकों को बताया गया है। विधायकों को इसलिए बताया गया, उन्होंने बताया है कि विधायकों ने ज़्यादा मेहनत अपने क्षेत्रों में, अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत नहीं की थी। यही वजह थी कि बीजेपी कमज़ोर रही थी और कांग्रेस मजबूत हुई थी। अब विधायक हैं, विधायकों को सस्पेंड तो किया नहीं जा सकता, ना उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। बस हिदायत दे दी जाती है। हिदायत दे दी गई, बताई कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो लॉस हुआ। अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, मेहनत करिए, जाइए। और अब के जो गलती आपने लोकसभा चुनाव में की है वो पंचायत चुनाव में दोहरानी नहीं चाहिए, उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद वो सब लग रहे हैं, कितना लगेंगे वो अभी समय बताएगा। अभी थोड़ा सा टाइम है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का। लेकिन जो खास बात बता रहे हैं उस पर खासकर जो डिस्कस हुआ है वो भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर हुआ है मैराथन बैठक में। क्योंकि भरतपुर जीतना बहुत ज़रूरी था बीजेपी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। साख की बात थी बीजेपी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए। हार गए, 51,983 मतों से बीजेपी हार गई। बीजेपी को अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि हम भरतपुर भी हार जाएंगे, क्योंकि 3 लाख से पिछली बार वो जीते थे और फिर 51,983 मतों से हार जाना पचा नहीं पा रहे हैं। और अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में हम सीट हार गए हैं भरतपुर की। लेकिन हार गए हैं तो कबूल तो करना ही पड़ेगा, हकीकत तो यही है। उसमें बता रहे हैं 8 विधानसभा सीट है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में। हर विधानसभा सीट का आकलन किया गया है, किस विधायक के क्षेत्र में कितने मार्जिन से बीजेपी हारी उस पर डिस्कस हुआ है। और बता रहे हैं सभी विधायकों को बताया कि आप लोगों ने इसमें अपने क्षेत्र में मेहनत नहीं की, और मेहनत की होती तो रिजल्ट कुछ और होता। अब विधायकों ने मेहनत क्यों नहीं की, और यदि की है तो फिर बीजेपी की तरफ जनता क्यों नहीं मुड़ पाई, वो आकलन का विषय है। लेकिन विधायकों के भरोसे ही सब कुछ नहीं था, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है उसमें कई मुद्दे हावी रहे थे। उसमें केंद्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हावी रहे थे। किसान आंदोलन भी मुद्दा हावी रहा था, महिला पहलवानों का मुद्दा भी हावी रहा था। टिकट वितरण सही तरीके से नहीं होना, ये भी मुद्दा हावी रहा था। कुछ स्थानीय मांग थी, वे भी मुद्दे हावी रहे थे। कुछ जातिगत नाराजगी थी बीजेपी से, वो भी हावी रही थी। इतनी सारी जो मुद्दों ने काम किया बीजेपी को हराने के लिए, वो सब कारगर रहे। और एक विधायक पर ही सारा आरोप जड़ देना कि आपकी वजह से हारे हैं, तो मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। हालांकि वो उनका संगठन का आंतरिक मामला है, वो जो चाहे जिसको आरोपी बनाए, जो चाहे जिसको जिम्मेदार बनाए, वो उनकी मर्जी है। अब उसमें ये बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये बता दें कि भरतपुर की अगर बात करें तो राज्य गृह मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। उनके क्षेत्र में बीजेपी 16,000 मतों से हारी। कामा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं नौछम चौधरी, उनके क्षेत्र में बीजेपी करीब 45,000 मतों से हारी। बाकी ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से हारी है, लेकिन कम मार्जिन से हारी है, लेकिन हारी है। भरतपुर एकमात्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है शहर वाली जिसमें बीजेपी थोड़ा सा आगे रही है, बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में पीछे रही है। अब सबसे ज़्यादा जो बीजेपी को हार मिली है वो कामा नगर से मिली है। मंत्रियों के क्षेत्र में हारी है बीजेपी अब के इस बार। और अब ये बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जिला प्रमुख क्योंकि जगत सिंह
जिला प्रमुख थे वो नदवी से बीजेपी के विधायक बन गए हैं, उपचुनाव होना है। बता रहे हैं पूरी मशक्कत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के कुछ विधायक हैं, वो चाहते हमारे आदमी जिला प्रमुख बने। मुख्यमंत्री के कुछ खास आदमी जो बनते हैं वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री खास आदमी, हम जिला प्रमुख बने। अब बीजेपी में तो 5-6 कोई 10 के करीब दूल्हा बन के डोल रहे हैं। सगाई की शादी किसकी होगी पता नहीं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि बोर्ड हमारा बने, जिला प्रमुख हमारा बने। क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से कलह चल रही है, कई दावेदार आ गए हैं बीजेपी के अंदर जिला प्रमुख बनने को लेकर। कांग्रेस में कोई दावेदार नहीं है, और ऐसा ना हो कि बीजेपी को ये चिंता सता रही है कि लोकसभा सीट तो हार गए, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत अगर रखनी है तो जिला प्रमुख बना करके रख लो। लेकिन कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, पूरा कांग्रेस संगठन जोर लगा रहा है कि चाहे जो हो जाए, लोकसभा सीट हमने जीत ली, जिला प्रमुख भी हम ही बन के बताए। अब देखते हैं, मशक्कत दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, कौन सफल होगा कौन विफल होगा वो तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में एक बड़ा चर्चा का मुद्दा पूरे राजस्थान में रहा, डॉक्टर सुभाष गर्ग को लेकर। डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर से विधायक हैं, आरएलडी और कांग्रेस गठबंधन से। पूर्व कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी वो रहे। उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट के बाद पूरे राजस्थान में एक तरह से हड़कंप मच गया, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने निशाना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हिट किया। वो किया क्यों? उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपका डर, आपके जो संबंधित लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, और वह आपके संबंधों का डर दिखाकर अनैतिक और नाजायज़ दबाव बनाकर अधिकारियों पर गलत काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पर टारगेट किया और कहा कि कुछ लोग भरतपुर में ऐसे हैं जो आपका हवाला देते हैं कि हम मुख्यमंत्री के खास आदमी हैं और अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं अनैतिक और गलत काम के लिए। इस तरह के इस तरह के जो इनपुट हैं वो बहुत पहले से भी सामने आते रहे हैं, कई महीनों से सामने आ रहे हैं। चाहे अवैध खनन रुदावल का मामला हो, चाहे पहाड़ी का मामला हो, यहाँ जहाँ अवैध खनन हो रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह की बात आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दबाव दे रहे हैं। ये एक अफवाह चली थी, इसका कोई सबूत नहीं है। और अब जब डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस तरह का ट्वीट किया है तो ये मामला गर्म आ गया। जवाहर सिंह बेडम है गृह राज्य मंत्री, उन्होंने फिर इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री से जो संबंध रखता है वो कभी भी अनैतिक बात नहीं करता है और विकास की बात करनी चाहिए, क्राइम को कम करने की बात करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या बड़ा सवाल यह है कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से पहले से चल रही थीं वही आपराधिक घटनाएं आज भी चल रही हैं। हालांकि बीजेपी को सरकार को बने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो सकता है बीजेपी का कोशिश कर रही है अपराध को मिटाने के लिए, कोई नए फंडे ला रही है, जैसे मेवात में चल रहा है एंटीवायरस। तो इस तरह के जो अभियान चल रहे हैं बीजेपी सरकार में, हो सकता है क्राइम को कम किया जा सके, लेकिन कम फिलहाल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रेप दुष्कर्म की घटनाएं हों, गैंग रेप के मामले हों, अपहरण के मामले हों, लूटपाट हत्या के मामले हों, वो लगातार चलते जा रहे हैं, उन पर विराम नहीं लग पाया है तमाम कोशिश होने के बावजूद भी। जहाँ तक विकास की बात कही जा रही है तो विकास में करते हैं सब, हम विकास करेंगे, लेकिन विकास किसको कहते हैं? चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, एजुकेशन और जो बेसिक सुविधाएं वो देना विकास कहलाता है। लेकिन क्या विकास को पंख लग पाए हैं? ERCP पे जो MOU हुआ है क्या वो कब तक पूरा होगा? क्योंकि पानी की किल्लत जिस तरह से इस गर्मी के मौसम में छाई हुई है, खासकर मुख्यमंत्री के गढ़ में, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को रोजाना 500, 600 और 700 रुपये तक का टैंकर पानी का खरीदना पड़ रहा है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। JJM भले ही आपकी पहुंच गई हो, या JJM की प्लानिंग चल रही हो, या JJM का प्रोसेस चल रहा हो, लाइन बिछ रही हो, चाहे आपका वाटर बॉक्स की सप्लाई जारी हो, लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी किल्लत सबसे बड़ी समस्या इस भरतपुर ज़िले के लिए बनी हुई है, मुझे लगता है पूरे पूर्वी राजस्थान के लिए बनी हुई है।
लेकिन पानी लोगों तक पहुँचे इसके लिए कोई इंतजामात विभाग नहीं कर पा रहा है, ना ही सरकार कर पा रही है। लोग आखिर 500-600 रुपये का रोज़ाना का एक टैंकर पानी रोज़ खरीदने को मजबूर हैं। कब तक खरीद पाएंगे? सभी के पास पैसा नहीं होता। इसके अलावा बिजली किल्लत, पानी के अलावा दूसरी किल्लत बिजली है। बिजली की किल्लत तो ऐसे मानिए सपना हो गई, कभी भी आई और कभी भी गई। पता लगता है लोग सुकून में पंखा कूलर चलाकर बैठने को आतुर होते हैं, गर्मी पड़ रही है थोड़ा सा रिलीफ पा लें, बैठे नहीं कि लाइट गई नहीं। और लाइट कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। लाइट कब आएगी इसका विभाग को भी नहीं पता। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है सूत्रों से, वो बिजली विभाग के हैं। उनका कहना है कि साहब आलम ये है कि विभाग के पास ट्रांसफार्मर नहीं है, संसाधन नहीं है, वायर नहीं है, पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। नया कैसे दें? क्योंकि हमारे विभाग के पास है ही नहीं, सरकार खरीद नहीं रही ट्रांसफार्मर। विधायक हैं या मंत्री हैं, गांव वाले जाते हैं ट्रांसफार्मर फूक गया है, अधिकारी को कह दीजिए। विधायक मंत्री कह देता है अधिकारी से ट्रांसफार्मर दे दीजिए, फलाने गांव में फूक गया है, तुरंत दीजिए। विभाग कहाँ से दे? क्योंकि उनके पास तो ट्रांसफार्मर है ही नहीं, क्योंकि सरकार खरीद ही नहीं रही, तो फिर होंगे कहाँ? तो सरकार को खरीदना होगा, खर्चा करना होगा, जो बेसिक इक्विपमेंट हैं बिजली विभाग के उनको पूरा करना होगा, उनकी मांग के अनुसार पूरा करना होगा, तभी बिजली व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो बिजली और पानी दोनों समस्याएं विकराल बनी हुई हैं, जिन पर सरकार पूर्ण रूप से फेल नज़र आ रही है, ज़रा भी समाधान की ओर नहीं जा पा रही है। लोगों को सुकून कतई नहीं मिल पा रहा है और लोग काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से और सिस्टम से और प्रशासन से कि इस भीषण गर्मी के दौर में भी अगर पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है, तो फिर आखिर आने वाले समय में जो मौसम चेंज होगा फिर हो जाएगा, तब हम करेंगे क्या इस चीज़ का? ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल विकास की बात की जा रही है, लेकिन विकास के पंख कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, उसके बारे में कुछ भी बताने की और यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। बता रहे हैं कि साहब राजनीति में बहुत कुछ उलटफेर होता है। वसुंधरा राजे के बारे में बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे बैठक में नहीं गई हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ना हमारे पास कोई इनपुट है, लेकिन कुछ जो बता रहे हैं। वसुंधरा राजे आज भी लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव रिजल्ट भी हो गया, सरकार भी बन गई, सब काम हो गए, लेकिन वसुंधरा राजे बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तो क्या ये शांत या ये शांति किसी बड़े महायुद्ध की ओर अग्रसर होने का एक इशारा है? क्योंकि वसुंधरा राजे जिस तरह से चुप बैठी हुई हैं, उनके विधायक जिस तरह से नाराज़ या हताश बैठे हुए हैं, क्योंकि कह रहे हैं लोग कि विधायक जो वसुंधरा राजे के समर्थित हैं वो काफ़ी निराश बैठे हुए हैं। वो ज़्यादा निराशा की वजह से वो लोकसभा चुनाव में भी मेहनत नहीं कर पाए। उम्मीद कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे को कोई मुकाम कहीं ना कहीं मिल जाए। अब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि वसुंधरा राजे के जो चाहने वाले विधायक हैं या उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से हताश बैठे हुए हैं। और अब बता रहे हैं कि अब जिस तरह से भरतपुर में जिला प्रमुख का उपचुनाव होना है, उस पर पूरी मशक्कत होनी है, और फिर निकाय और पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस कर पाएगी या फिर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ पाएगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि यह हालात बीजेपी के अंदर जो एक निराशा के भरे हुए हैं, आपसी एक आंतरिक रूप से जो एक नाराज़गी और हताशा बैठी हुई है, जो संगठन के लिए, जो पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रही है, वो हताशा की वजह से अगर ये है सब चलता रहा, तो फिर निकाय और पंचायत जो चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है जो खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा, वो निकाय पंचायत चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए देखना ये होगा कि सरकार तो सभी जगह बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बन गई। अब जिन जिन मुद्दों और जिन जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी को जहाँ जैसे लॉस हुआ है, और उसके कारणों को क्या बीजेपी संगठन मैराथन बैठक के जरिए उनको खोज पाता है, और खोज पाता है तो उनका निराकरण कितना कर पाता है, या फिर हवाई हो जाती हैं ये बैठक कि अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए और चलिए आगे, जो हुआ उसको छोड़िए। जब तक सभी को साथ लेकर के नहीं चला जाएगा और जब तक रूठे हुए या हताश और निराश कार्यकर्ता हों या नेता हों या पदाधिकारी हों, उनको नहीं लिया जाता साथ में, तब तक
ऐसा लगता है कि संगठन को मजबूती नहीं हो सकती और राजस्थान सरकार पूरे 5 वर्ष अच्छे काम कर पाए, इसके लिए भी ज़रूरी है कि यह सभी एक सूत्र में चलते रहें। लेकिन क्या एक सूत्र में चल पाएंगे? लोगों की तो चर्चा ये है कि जो कांग्रेस में हालात पैदा हुए थे पिछली बार, बीजेपी में भी शायद वो हो सकते हैं। अगर यह नाराज़गी और हताशा का जो लेवल है वो और अगर बढ़ता गया तो एक दिन फूट जाएगा और फिर बीजेपी में भी इस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है। आपसी एक लड़ाई आंतरिक रूप से देखने को मिल सकती है, जिसका नुकसान सिर्फ बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा।